नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर छिड़े सियासी घमासान की तस्वीरें। अखिलेश की जिद के बाद कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, वहीं बीजेपी ने किया पलटवार, बताया एसपी के यही संस्कार। और साथ ही आपको बताएंगे मायावती के बड़े ऐलान की खबर। लोकसभा के बाद हरियाणा चुनाव में शून्य प्रदर्शन के बाद मायावती ने क्यों की किसी भी दल से गठबंधन से तौबा। साथ ही बताएंगे गाजीपुर से एसपी सांसद अफजाल अंसारी के बाबरी वाले बोल की। मुलायम की पुण्यतिथि के मौके पर पहले तो फूलन देवी का जिक्र किया, फिर कहा कार सेवकों पर मुलायम सरकार ने कानून की हिफाजत के लिए गोलियां चलवाई थी। साथ ही बात करेंगे यूपी में विधानसभा की 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव की। जानेंगे एसपी के 6 सीट पर ऐलान के बाद अब कांग्रेस बाकी बची 4 सीटों में से कितने पर दावेदारी पेश कर पाएगी। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जमकर सियासी उबाल देखने को मिला। अखिलेश की जिद के चलते कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। अखिलेश यादव रात में ही जेपीएनआईसी पहुंच गए थे। जेपीएनआईसी का मेन गेट बंद था, जिसे टीन की शेड से ढका गया था, जिसके चलते अखिलेश और एसपी कार्यकर्ताओं को अंदर एंट्री नहीं मिल पाई और इसे लेकर अखिलेश यादव ने सरकार की आलोचना की। भारी हंगामे के बाद अखिलेश यादव रात में अपने घर लौट आए। बाद में सुबह के वक्त अखिलेश के घर के बाहर जेपी नारायण की प्रतिमा लगाई गई। घर के बाहर अखिलेश ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर जानबूझकर रोक के आरोप भी लगाए हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के यही संस्कार हैं। लखनऊ में जेपी जयंती पर सियासी उबाल देखने को मिला। जयप्रकाश नारायण जयंती के मौके पर लखनऊ में सियासत चरम पर रही। अखिलेश यादव के घर के बाहर जेपी की प्रतिमा लाई गई। इसके बाद अखिलेश यादव ने घर के बाहर निकलकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर भारी संख्या में एसपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा कि सरकार त्योहार मनाने नहीं दे रही। सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो, उसका विनाश कर देंगे। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से भी एनडीए से समर्थन वापस लेने की अपील की। इस पर जेडीयू नेता ने अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया है। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। परिवारवाद, वंशवाद और व्यवस्था के परिवर्तन को लेकर जो आह्वान किया, अगर लेस मात्र भी अखिलेश यादव जी ने उन जीवन मूल्यों को तरजीह दी होती तो एक परिवार का संपूर्ण आधिपत्य समाजवादी पार्टी पर नहीं दिखता। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार महापुरुषों का सम्मान नहीं करने देना चाहती है। जयप्रकाश जी से लेकर के अगर उन पर माल्यार्पण हो जाता तो उनका सम्मान हो जाता, लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अधिकारियों के बल पर ऐसे लोग पुरुष और महान लोगों के मूर्ति पर का सम्मान नहीं करना देना चाहती है। प्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर एसपी कार्यकर्ता लखनऊ की सड़कों पर उतर गए। जेपीएनआईसी पहुंचकर माल्यार्पण करने के अखिलेश यादव के ऐलान के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई। इसी बीच पार्टी कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा काटा। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लखनऊ में जेपी की जयंती पर कैसे सियासी जंग छिड़ गई। प्रशासन ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के गेट को टीन शेड लगवा करके कवर कर दिया था।
अखिलेश यादव के आरोपों पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि JPNIC एक निर्माण स्थल है जहां निर्माण सामग्री ढंग से फैली हुई है और बारिश के कारण कई कीड़े होने की संभावना है। SP प्रमुख अखिलेश यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसके कारण सुरक्षा कारणों से उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और JPNIC का दौरा करना सुनिश्चित और उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने जहां आज की घटना को लेकर सरकार को घेरा है, वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने SP पर पलटवार करते हुए कहा कि नियमों को तोड़ना समाजवादी पार्टी की संस्कृति है। समाजवादी पार्टी रास्ते से भटक चुकी है क्योंकि PDA के नाम पर परिवार को बढ़ावा दिया गया। इस तरह का इंतजाम किया है कि पूरा घर घेर लिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और कन्वेंशन सेंटर के बाहर उसको टीन से पूरा गेट से कोई जा न सके जड़ दिया, पूरा बंद कर दिया। तो ये बिल्कुल ही क्षुद्र मानसिकता प्रशासन की है। और नियमों को तोड़ना और कानून को अपने हाथ में लेना एक समाजवादी पार्टी की संस्कृति सा बन गया है, और उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य करना एक सब जग जाहिर है। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए। वहीं OP राजभर ने भी अखिलेश यादव पर तीखा निशाना साधा है। अभी ये पाकिस्तान का पानी पी के आए हैं तो विरोध ही इनको दिखता है, काम तो दिखता नहीं कि काम क्या हो रहा है। तो उनकी बात में कोई दम नहीं है। लखनऊ की सड़कों पर इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पिछले साल भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें थी, तब अखिलेश यादव ने दीवार फांदकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। वहीं इस बार अखिलेश यादव के घर के बाहर JP की प्रतिमा लाई गई। इसके बाद अखिलेश यादव ने घर के बाहर निकलकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में INLD BSP गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। INLD सिर्फ 2 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई, जिसके बाद अब BSP सुप्रीमो मायावती ने किसी भी सियासी दल के साथ गठबंधन नहीं करने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने साफ कर दिया है कि BSP अब किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मायावती का दावा, उनका वोट सहयोगी दलों को ट्रांसफर हो जाता है। मायावती का दावा है कि गठबंधन वाले दल को वोट ट्रांसफर का फायदा मिलता है, लेकिन BSP को इसका कोई भी खास लाभ नहीं मिल पाता। मायावती का यह भी कहना है कि पार्टी को कमजोर करने की जातिवादी कोशिशें भी की जा रही हैं। अब इधर उधर ध्यान भटकाना हानिकारक साबित हो सकता है, इसलिए BSP अब किसी और पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा और पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद BSP ने अब किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया है। BSP सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा कि बाकी पार्टियां BSP कैडर का वोट तो ले लेती हैं, लेकिन BSP प्रत्याशियों को वोट नहीं दिला पाते। इससे वो सफलता नहीं मिल पाती जिसकी जरूरत है। ऐसे में हमारे कार्यकर्ता भी निराश हैं। मायावती के ऐलान पर कांग्रेस का कहना है कि बहन जी को संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ साथ देना चाहिए। पता नहीं वो किस दबाव में ऐसी बातें कर रही हैं। 24 के चुनाव में, इसमें पार्लियामेंट के चुनाव में उसने बहुत ही सोच समझ करके संविधान की रक्षा के लिए वोट किया था, और ये बात बहन जी को समझ में आनी चाहिए। और यही शायद हमारे प्रदेश का और इस देश का फ्यूचर है कि कैसे हम उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को, उस तंत्र को बचाएं जिसमें हम इतने लंबे जो है संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, और हमें बोलने की आज़ादी, अपनी संस्थाओं को स्वायत्तता प्राप्त हुई है। और ये उनका समाज समझ रहा है, उनका जनाधार ये बात समझ रहा है, और ये किस दबाव में ये बात वो बोल रही हैं, किस तरह की राजनीति समझ रही हैं, ये शायद सोच से थोड़ा परे है।
हरियाणा में आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन ने मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। बीएसपी ने 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, बाकी की सीटों पर आईएनएलडी के उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन सिर्फ 2 सीट पर आईएनएलडी की जीत हुई। डबवाली सीट से आदित्य चौटाला महज 610 वोटों से जीत पाए, वहीं रानिया सीट पर अर्जुन चौटाला ने जीत दर्ज की। बीजेपी का कहना है कि मायावती ने सही फैसला लिया है, क्योंकि देश विरोधी ताकतों के साथ गठबंधन करने से बेहतर है तटस्थ रहना। किससे गठबंधन करे, किससे जोड़ तोड़ करे, किससे न करे, ये उनकी अपनी राय है। परंतु ये जरूर है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जातिवादी गठजोड़, क्षेत्रवादी गठजोड़, परिवारवादी संस्कार, ये राजनीति से दूर होने चाहिए। राजनीति में विकास की बातें होनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास, जो फार्मूला माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया है और जिस पे काम किया है, वो राजनीति का मूल आधार होना चाहिए। 2019 में मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जिसमें उसे 10 सीटें मिली और एसपी सिर्फ 5 सीट ही ले सकी। ऐसे में दोनों के बीच तल्खियां बढ़ी और गठबंधन टूट गया। हाल ही में गेस्ट हाउस कांड को याद करते हुए मायावती ने भविष्य में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन न करने की बात कही थी। हालांकि अब मायावती ने साफ कर दिया है, बीजेपी, एनडीए, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन सभी से बीएसपी की दूरी पहले जैसी जारी रहेगी। मायावती ने साफ कर दिया है कि अब बीएसपी अपने समाज को संगठित करने के लक्ष्य पर फोकस करेगी। मायावती ने कहा कि चुनाव में बीएसपी का वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सहयोगी दलों का वोट बीएसपी को नहीं मिलता। ऐसे में अब ध्यान भटकाना हानिकारक है। आगे सभी चुनाव बीएसपी अकेले ही लड़ेगी, यहाँ तक कि क्षेत्रीय पार्टियों से अब गठबंधन नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के मौके पर फूलन देवी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कैसे मुलायम सिंह यादव ने एक डाकू को बीहड़ से संसद तक पहुंचा दिया था। अफजाल ने एक बार फिर से बाबरी मस्जिद वाला राग छेड़ते हुए कहा कि कानून और संविधान की रक्षा के लिए मुलायम सिंह ने कानून तोड़ने वालों पर गोलियां चलवाई थी। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी ने बाबरी मस्जिद और फूलन देवी पर बयान दिया है। मुलायम सिंह यादव के पुण्यतिथि कार्यक्रम में अफजाल अंसारी ने कहा कि फूलन देवी के साथ दरिंदगी हुई, रेप किया गया और जब फूलन देवी ने अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को सजा दी तो समाज ने उसे डाकू कहा। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को 2 बार सांसद बनवाया और सम्मान दिलवाया। कितना बड़ा जोखिम था जब मुलायम सिंह यादव ने फैसला लिया था कि फूलन देवी का इसे जेल से रिहा करो, आगे की सारे मुकदमे वापस, और इसको देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकसभा में भेजने के लिए पार्टी ने टिकट लेकर के चुनाव लड़ाया और मिर्जापुर से बहुत बड़े सामंतवादी को हरा करके और देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। एक बार नहीं, 2 बार फूलन देवी पार्लियामेंट में गई। अफजाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवाद के बाद कानून और संविधान की रक्षा के लिए मुलायम सिंह ने कानून तोड़ने वालों पर गोलियां चलवाई। अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी तो कानून और संविधान की रक्षा के लिए मुलायम सिंह ने गोली चलवाई। वहीं अफजाल के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि बाबरी मस्जिद अब इतिहास की बात हो गई है, लेकिन कार सेवकों पर गोली चलवाने का श्रेय मुलायम सिंह को देकर अफजाल अंसारी हिंदू समाज के जख्म को कुरेदना चाहते हैं। जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर लोग चढ़े थे गिराने के लिए, तो मुलायम सिंह के सामने सवाल आके खड़ा हुआ कि देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। मेरी सरकार चली जाए तो देश की परवाह नहीं, लेकिन संविधान बचाने के लिए उन्होंने उन कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, गोली चलाई। बाबरी मस्जिद अब इतिहास की बात हो गई है। अफजाल अंसारी जी बार बार बाबरी मस्जिद और कार सेवकों पर गोली चलवाने का श्रेय मुलायम सिंह यादव को देकर आप हिंदू समाज के, बहुसंख्यक समाज के जख्मों को कुरेदना चाहते हैं। माननीय न्यायालय ने फैसला कर दिया कि राम जन्मभूमि हिंदुओं की है, वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है, लेकिन अफजाल अंसारी जैसे लोग इस मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता रहे।
अफजाल अंसारी ने हरियाणा के चुनावों को लेकर कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। यूपी विधानसभा उपचुनावों में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से बीजेपी को अपना दम दिखाएगी। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गोरखपुर में सीएम योगी ने नवमी पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। मां सिद्धिदात्री की आराधना के बाद 9 कन्याओं और बटुक भैरव के पांव पखारकर व्रत का पारायण किया है और इस दौरान उन्होंने मौजूद श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि शारदीय नवरात्र आधी आबादी के सम्मान, सुरक्षा और उनके स्वावलंबन की प्रेरणा प्रदान करता है। महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण होगा तो समाज स्वयं ही सशक्त और समर्थवान होगा। कि जहां नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वह समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है। स्वाभाविक रूप से यही मान्यता जो हमारे सनातन धर्म की मान्यता रही है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नवरात्र की महानवमी पर आज सीएम धामी ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ ही कन्या पूजन किया। पत्नी गीता धामी के साथ सीएम धामी ने कन्या पूजन के दौरान बच्चियों के पांव पखारे। देहरादून में सीएम धामी ने बच्चियों को तिलक लगाया और फिर उनकी आरती उतारी। सीएम धामी और उनकी पत्नी ने गौ सेवा भी की। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये देहरादून की तस्वीरें। सीएम आवास पर कन्या पूजन हुआ है क्योंकि आज महानवमी थी। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी अर्धांगिनी अपनी पत्नी के साथ कन्या पूजन किया है और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम ने कन्याओं के पांव पखारे, सीएम ने टीका किया है बच्चियों का और कन्याओं का और उसके बाद पूजा अर्चना की। और अब से थोड़ी देर पहले देश भर में लोगों ने तालियां बजाई, खुशियां मनाई और ये तालियां एक विमान के सुरक्षित लैंडिंग के लिए थी। खुशियां विमान में बैठे यात्रियों की सलामती के लिए थी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एयर इंडिया के एक विमान का हाइड्रोलिक फेल हो गया। इसके चलते वो लैंड नहीं कर पा रहा था। इस विमान में 140 यात्री सवार थे। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी थी लेकिन आखिरकार विमान को लैंड करा दिया गया। दो घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा विमान और 2 घंटे तक अटकी रही 140 यात्रियों की सांसें। किसी को पता नहीं था आगे क्या होगा। एयरपोर्ट में एम्बुलेंस तैनात थी, किसी भी इमरजेंसी से निपटने की तैयारी चल रही थी। किसी अनहोनी की आशंका से सब डरे हुए थे। जो इस खबर को देख रहे थे वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि विमान सुरक्षित लैंड कर जाए। जरा सोचिए विमान में बैठे यात्रियों का हाल और ख्याल क्या रहा होगा कि प्लेन अगर लैंड नहीं कर पाए तो क्या। यात्रियों की जान हलक को आ गई थी लेकिन आखिरकार हैप्पी एंडिंग हुई। विमान सुरक्षित लैंड कर गया। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर शारजाह जा रही फ्लाइट में तकनीकी दिक्कत आ गई। फ्लाइट लैंड ही नहीं कर पा रही थी। ये बताया गया कि विमान के लैंडिंग गियर नहीं खुल पा रहे। लैंडिंग गियर के बिना विमान का लैंड करना मुश्किल था। विमान 2 घंटे से ज्यादा हवा में चक्कर काटता रहा। प्लेन ईंधन जलाने के लिए चक्कर काट रहा था। ये भी जान लीजिए कि अगर इमरजेंसी लैंडिंग की नौबत पड़ती, जिसे बेली लैंडिंग कहा जाता है, तब विमान में आग लगने की पूरी आशंका होती है। यही वजह है कि उसके ईंधन को न्यूनतम स्तर तक लाया जाता है ताकि अगर बेली लैंडिंग की नौबत आए तो भी विमान में आग न लगे, हादसा न हो। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयारियां चल रही थीं। एयरपोर्ट पर 20 दमकल तैनात कर दी गईं, लेकिन आखिरकार विमान को सुरक्षित लैंड करा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चल लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।